जय हिंद भावी अधिकारियों, पीसीएस लैन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम समय को बर्बाद किए बिना अपने आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए हम प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको ऑप्शन ए अदीना मस्जिद मांडू, बी लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, सी दाखिल दरवाजा गौड़, डी तीन दरवाजा अहमदाबाद। तो आपका सही आंसर ए अदीना मस्जिद, ये मांडू में नहीं, ये है आपकी पंडुआ में। ठीक है, ये पंडुआ पंडुआ पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और इसको सिकंदर शाह के शासनकाल में 1369 यानी 1369 में इसको बनाया गया था। ठीक है, सिकंदर शाह, उनको भी याद रखिएगा, सिकंदर शाह। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए ध्रुवदास भगत नामावली, बी नावादास भक्तमाल, सी रस खान रसिक प्रिया, डी उस्मान चित्रावली। तो इसका सही आंसर सी रस खान रसिक प्रिया नहीं, रसिक प्रिया केशवदास की है। ठीक है, ये केशवदास ने लिखी थी। ठीक है, बाकी ध्रुवदास भगत नामावली सही है, नावादास भक्तमाल ये भी सही है, उस्मान चित्रावली ये भी सही है। याद रखिएगा, इसको बहुत बार पूछा जाता है ये। और हम केशवदास की अन्य कृतियों को भी देख लेते हैं। तो केशवदास के द्वारा अन्य जो रचनाएं थी, ये रविचंद्र का या कॉमा लगा दीजिए और कवप्रिया। ठीक है, रामचंद्र का और कवप्रिया भी केशवदास की अन्य रचनाएं हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न पढ़ते समय पक्का याद रखा करो कि नहीं पूछा है या है पूछा है ना। कई बार हमको प्रश्न पता होते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, गलत कर देते हैं। ए देवगिरी शंकर देव, बी वारंगल रामचंद्र देव, सी होयसल बीरबललाल, डी मदुरा वीर पांड्या। ठीक है, शासक हैं और ये राज्य हैं, तो इनका मिलान करने के लिए बोला है। इस प्रश्न को बहुत बार रिपीट करता है। यहाँ पे आप एक बात जान लीजिए, पहले तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर बी वारंगल रामचंद्र, ये नहीं है, क्योंकि वारंगल से कौन जुड़ा हुआ था? तो वारंगल से जुड़े हुए थे आपके प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, ये प्रताप रुद्रदेव जुड़े हुए थे। पूछा भी गया था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जब मलिक काफूर उनका सेनापति था, आक्रमण किया था, उसमें प्रताप रुद्रदेव ही थे। शंकर देव और रामचंद्र देव, रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे और इनके पुत्र थे ये शंकर देव। ठीक है, रामचंद्र के पुत्र थे ये शंकर देव। तो रामचंद्र की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन संभाला था। तो रामचंद्र देव और शंकर देव दोनों ही देवगिरी से जुड़े हुए। वारंगल से प्रताप रुद्रदेव है, होयसल बीरबललाल सही है, मदुरा वीर पांड्या सही है। तो इसका जो कौन सुमेलित नहीं था? तो वारंगल सुमेलित नहीं था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमने अधिकतर नहीं वाले क्वेश्चन लिए हैं। इससे क्या होता है कि नहीं क्वेश्चन होने से आपको 3 सही आंसर मिल जाते हैं। कौन सा सही है उसमें क्या है, 3 गलत रहते हैं, आपको एक ही आंसर मिलता है, लेकिन कौन सुमेलित नहीं से आपको 3 सही आंसर पता चल जाते हैं। तो ए संभलपुर सुरेंद्र साई, बी गंजाम राधाकृष्ण तंत्रसेना, सी कश्मीर गुलाब सिंह, डी लखनऊ लियाकत अली। ठीक है, तो कौन किस किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो संभलपुर से सुरेंद्र साई एकदम सही है, संभल और सुरेंद्र सासा मिला लेना। गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना, सी कश्मीर से गुलाब सिंह सही है, लखनऊ से लियाकत अली नहीं, ये सही नहीं है। लखनऊ से कौन था? लियाकत अली नहीं, लियाकत अली कहाँ से थे? प्रयागराज से थे। ठीक है, ये प्रयागराज से थे, और फिर लखनऊ से तो बेगम हजरत महल जुड़ी हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्म है?
आपको बताना है ये सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा नामक किस फलों की किस्म है ये। तो आपका सही आंसर इसमें ए शरीफा, बी संतरा, सी अमरूद या डी अंगूर। आपको सही बताना सही क्या है, तो इसका सही आंसर डी अंगूर है। तो सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये अंगूर की किस्म, अंगूर फलों की किस्म है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भारतीय मौसम मुख्यालयों का उनकी स्थापना के कालक्रम में कौन सा कूट सही है। आपका ऑप्शन ए शिमला, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता, बी कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, शिमला, सी पुणे, कोलकाता, शिमला, नई दिल्ली, डी कोलकाता, शिमला, पुणे, नई दिल्ली। तो आपको इनका क्रम बताना है कि कैसे कैसे इनका क्रम बना था। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आंसर लगाते हैं। तो पहले भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1875 में इसकी, ये 1875 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना कहाँ हुई थी, ये कलकत्ता में स्थापना हुई थी। तो जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। उसके बाद, है ना, कलकत्ता में था। उसके बाद 1905 में, अब आ जाओ 1905, 1905 में परिवर्तित होकर के इसकी जो मुख्यालय था वो शिमला में पहुंच गया। तो कलकत्ता, कलकत्ता के बाद शिमला, तो आपका ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, कलकत्ता में 1875 स्थापना के समय, शिमला में आ जाओ तो 1905, 1905 हो गया। उसके बाद अगर हम पुणे की बात करें तो 1928 में पुणे में इसको बनाया गया था। उसके बाद अंतिम में नई दिल्ली, तो 1944 में नई दिल्ली, वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। उस समय मुख्यालय कोलकाता में था। उसके बाद 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और 1944 में दिल्ली में स्थापित हो गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में ही है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है। ए थार्नथ्वेट से, बी कोपेन, सी ट्रिवार्था, डी स्टैम्प। तो इसका सही आंसर बी कोपेन है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये किसने बताया था, कोपेन ने बताया था। चलिए हम थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में और जान लेते हैं। तो थार्नथ्वेट ने भी यह स्वीकार किया था, थार्नथ्वेट ने भी यह स्वीकार किया था कि वनस्पति जलवायु की सूचक है, परंतु इन्होंने वर्षण प्रभावित जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण के महत्व प्रदान किया। मतलब इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसको माना था, प्रमुख कारक इसको नहीं माना था। लेकिन थार्नथ्वेट की बात करें तो इन्होंने वनस्पति को जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया था, थार्नथ्वेट ने। लेकिन कॉपेन ने क्या किया था, कॉपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना था। यानी थार्नथ्वेट ने स्वीकार तो किया था, डिनाई नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में माना था, मतलब एक कारक है ये, लेकिन प्रमुख कारक है ये नहीं माना था। लेकिन कॉपन ने इसको प्रमुख कारक माना था। तो आप याद रखिएगा, दोनों ही याद रखना। कभी थार्नथ्वेट के बारे में बोल दें कि नहीं उन्होंने इसको कोई कारण ही नहीं माना कि ये कारण नहीं हो सकता, ऐसा नहीं था। इन्होंने माना था, अप्रत्यक्ष रूप से माना था, लेकिन कोपेन ने प्रत्यक्ष रूप से माना था, इसलिए इसका आंसर कोपेन है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई। आपका ऑप्शन ए 1968, बी 1972, सी 1973, डी 1992। तो इसका सही आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं, सी 1973 में हमारी बाघ परियोजना शुरू हुई थी। अच्छा, सबसे पहले 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, उसके बाद सबसे पहली परियोजना जो शुरू हुई थी बाघ परियोजना यही हुई थी, भारत बाघ परियोजना 1973। आइए हम भारत में प्रेरित कुछ अन्य जो परियोजना को जान लेते हैं। तो पहले तो ये विश्व वन्य जीव दिवस, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, एक बात याद रखिएगा। फिर प्रोजेक्ट हंगोल एवं कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना, हंगोल भी और कस्तूरी मृग दोनों 1970 में प्रारंभ हुए। फिर ऑलिव रिडले कछुआ संरक्षण परियोजना, ये 1975 में शुरू हुई। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, ये भी 1975 में है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हंगोल और कस्तूरी मृग संरक्षण, ये दोनों, जो हिरन की बात, दोनों 70 में है, और रिडले कछुआ और मगरमच्छ दोनों 75 में हो गया।
प्रोजेक्ट हाथी आपका 1992 में शुरू हुआ। समुद्री कछुआ संरक्षण योजना ये 1999। समुद्री कछुआ संरक्षण योजना ये 99 है, और रिडले कछुआ दोनों अलग हैं। रिडले कछुआ 1975 है और समुद्री कछुआ 1999 है। गिद्ध संरक्षण परियोजना ये 2001 है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन तो ये 15 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी। ये प्रमुख परियोजनाएं हैं, इनको याद कर लीजिए। छोटे एग्जाम में एक सिंगल परियोजना पूछ सकते हैं, बड़े एग्जामों में पूछ सकते हैं, और बड़े एग्जाम संभावना है कि आज का क्रम का ट्रेंड चल रहा है, क्रम के आधार पर पूछते हैं तो क्रम लगाने के लिए दे सकते हैं। इसलिए सारी महत्वपूर्ण परियोजना है, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक? ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं, तो कौन द्वितीयक प्रदूषक है? आपका ऑप्शन ए स्मॉग, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी फ्लाई ऐश। तो आपका सही आंसर ए स्मॉग, ये द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक से प्रश्न मिल ही जाता है परीक्षा में। तो द्वितीयक प्रदूषक लिमिटेड है, आप उनको याद कर लीजिए। आगे हमने लिखे हुए हैं, आइए हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो द्वितीयक प्रदूषक में हम देखें तो पेन, ठीक है, ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब द्वितीयक प्रदूषक है। मतलब पेन है, ओजोन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये सभी द्वितीयक प्रदूषक है। पक्का याद कर लीजिए इनको, एक प्रश्न तो यहाँ से मिलना ही मिलना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब जनहित याचिका को भारतीय न्यायिक व्यवस्था में शामिल किया गया, उस समय भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? प्रमुख न्यायाधीश पूछा है। ए पी.एन. भगवती, बी वाई.बी. चंद्रचूड़, सी ए.एम. अहमदी, डी एम हिदायतुल्लाह। तो इसका सही आंसर बी वाई.बी. चंद्रचूड़ है। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश पूछा है, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था। इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और आज मेरा पूरा प्रयास है कि आपके सारे कंफ्यूजन आज दूर कर दिए जाए। अब जब कभी भी जनहित याचिका से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। ध्यान से वीडियो को देखना, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा उसको बैक करके जा करके देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे क्वेश्चन पूछता ही है, और इससे संबंधित सारे तथ्यों को हमने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लें। सही आंसर आपको पता चल गया, वाई.बी. चंद्रचूड़। अब आइए हम इसकी व्याख्या पे चलते हैं। तो अब देखिए, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, डी ए देसाई, ये सभी न्यायमूर्ति उस इससे जुड़े हुए हैं, जनहित याचिका से जुड़े हुए हैं। पी.एन. भगवती कई बार, एक बार कृष्णा अय्यर को भी पूछ लिया है, तो आप वहीं कंफ्यूज मत होना। कृष्णा अय्यर भी, ओ चिन्नप्पा रेड्डी भी, और डी ए देसाई भी, और पी.एन. भगवती। अब पी.एन. भगवती क्या था कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे ये। पी.एन. भगवती एक न्यायाधीश थे, लेकिन जनहित याचिका का जो केस आया था कब, वर्ष 1979 में, ठीक है, 1979 में क्या आया था, हुसैन नारा खातून केस। ठीक है, हुसैन नारा खातून केस था, ये 1979 में आया था। उस समय जनहित याचिका को स्वीकार किया गया था। तो जनहित याचिका को स्वीकार करने वाले पी.एन. भगवती थे। उस समय ये चेयर कर रहे थे जब ये याचिका आई थी। कौन केस में? हुसैन सारा खातून केस 1979, ठीक है, 1979, इसको याद रखिए। लेकिन इसकी सुनवाई करने में शामिल सब थे, कृष्णा अय्यर भी थे, ओ चिन्नप्पा रेड्डी भी थे, डी ए देसाई भी थे। अगर उस समय मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। और इस याचिका को किसने, तो ये पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने इसको दाखिल किया था, हुसैन नारा खेत केस को। ठीक है, ये हुसैन नारा खातून केस को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने ही दाखिल किया था, इसलिए इनको जनहित याचिका की माता कहा जाता है। अगर आपसे जनहित याचिका की माता पूछा जाए, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। अगर आपसे केस के बारे में पूछा जाए तो हुसैन आरा खातून केस, वर्ष 1979 यानी 1979। और इससे संबंधित न्यायाधीशों की बात की जाए तो पी.एन. भगवती, डी ए देसाई, ओ चिन्नप्पा रेड्डी और कृष्णा अय्यर। मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो डी.वाई. चंद्रचूड़। मेरे ख्याल से अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बस इसके अलावा यहाँ से प्रश्न बन भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ये रहा आपके लिए प्रश्न। एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, आपको एबीसी इंडेक्स बताना है, ये किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन ए कृषि, बी संचार, सी स्वास्थ्य, डी शिक्षा। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी आंसर सही रहेगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपको जल्द से जल्द कामयाबी मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.